उस दिन टीजीटी पीजीटी के बारे में हमने रियल नंबर के बारे में बताया था कि टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है वो रियल नंबर से स्टार्ट होता है। रियल नंबर के बारे में हमने काफ़ी कुछ बता दिया था। आज उसी संबंध में हम इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं बताएंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। या हम ऐसे भी इनको परिभाषित कर सकते हैं कि जिनका हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये हमारी सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो दो पहचाने हैं, या तो इनको हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहाँ b ≠ 0, या हम इनको पूर्ण रूप से वर्गमूल इनका नहीं निकाल सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7। इनका हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रूव करना होता है, सिद्ध कीजिए कि जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी अगर हमें ऐसे प्रश्नों को हल करना हो कि कोई भी दी गई संख्या हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना, विरोधाभास करते हैं, माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √3 बराबर हमने मान लिया a/b, इसलिए b√3 बराबर हो जाएगा a। इसका हम अगर वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, तो ये हो जाता है b², 3b² = a²। मतलब a² 3 को विभाजित करता है, करता है। इसका मतलब है कि 3 भी a को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब मान लेते हैं कि a बराबर 3c, ये वैल्यू हमने इस पे पुट की, तो 3b² = 3c का होल स्क्वायर। तो ये जगह ये हमारा 3b² है, तो 3b² = इतना, 3b² = 9c²। इसका मतलब है कि 3c
3 स्क्वायर विभाजित करता है, विभाजित करता है किसको, 3 को, इसलिए 3 भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा सी को। इसका मतलब है कि दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे हैं, जो कि हम सहगुणनखंड कहेंगे, जो कि जो हमारा अज्यूमशन है, यानी जो हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोधाभास है। और जब इसका विरोधाभास है, इसका मतलब है कि जो हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ये फिर एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम किसी भी अपरिमेय संख्या को प्रूव कर सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है सहगुणनखंड की सहायता से और उसके विरोधाभास अज्यूमशन से। क्या है, मान लो एक ये राइट ट्रायंगल है, इसका आधार 1 है और इसका आधार 1 है, तो इसका ये जो कर्ण होगा ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर ABC। तो अगर हम BC निकालते हैं तो BC का वर्ग बराबर होता है AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। इसका मतलब 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, इसका मतलब 1 प्लस 1 यानी 2, इसलिए BC बराबर √2। तो ये √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये √2 ये हमारी कर्ण हो गई। इसका मतलब ये इसका हो गया एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अपरिमेय संख्या क्या क्या होता है, √2 का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये हो गया। इसी तरीके से हम अलग अलग इरेशनल नंबर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है ज्ञात कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सी भुजा इसको जो है इंडिकेट कर रही है। चलो, इसी तरीके से अगर हमें इस टाइप का आ जाए कि 5 - 2√3, 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, तो यहां भी जो हम अज्यूमशन अपना मानते हैं उल्टा मानते हैं, यानी विरोधाभास मानते हैं। हमने माना 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात सहअभाज्य ऐसी संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं A और B में जहां पर B ≠ = 0। तो लेट की हमने माना 5 - 2√3 = A/B। इसको हम उधर ले गए तो 2√3 = 5 - A/B, 2 को भी डिवाइड कर दिया हमने, 5 - A/B/2 या 5B - A/2B। अब चूंकि A तथा B हमारे इंटीजर है यानी पूर्णांक हैं, A तथा B एक पूर्णांक है, अतः 5B - A/2B एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। जो हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम हमेशा विरोधाभास मानते हैं, जो अज्यूमशन अपना लेते हैं
कि अपरिमेय है तो उसको हम मान करके चलते हैं कि माना ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को मान करके चलते हुए तब हम सिद्ध करते हैं, तो विरोधाभास हमारा ये सिद्ध होता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात जब परिमेय संख्या नहीं है कौन संख्या होती है, तो अपरिमेय ही, इसलिए तो √3 का परिमेय है। अब देखिए इस टीजीटी में या पीजीटी में, वैसे खास करके टीजीटी में कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कुछ हमारी परिमेय संख्याएं दी होंगी और ये कहेगा कि ये बताइए कि ये सतत आवर्ती हैं या असतत आवर्ती हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों अक्सर करके हमारे जो है पूछे जाते हैं। देखिए इस पे जितना मेरा लंबा अनुभव बताता है, इस लंबे अनुभव में यानी 37 साल के इस लंबे अनुभव में मैंने जो प्राप्त किया है वो आज हम तुम लोगों के शिक्षक बनाने के रूप में पूरा योगदान दे रहा हूं, और आशा करता हूं कि तुम लोगों को इससे काफ़ी सफलता जो है प्राप्त होगी अगर तुमने मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर तरीके से समझ लिया। तो कोई भी परिमेय संख्या P/Q कब असतत होती है और कब सतत होती है, अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर को हम 2 की घाते m और 5 की घाते n के गुणनखंड के रूप में अगर लिख सकते हैं तो वो संख्या हमारी सतत होती है, सतत आवर्ती कहलाती है, यानी कंटिन्यूअस रेक्टिफिकेशन होता है। और अगर इसको हम नहीं लिख सकते अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो वो हमारी असतत आवर्ती कहलाती है। जैसे यहां पर इस केस में हम देखते हैं कि 129/6 इंटू 5/3, इसको हम लिख सकते हैं 129 अपान, इसको अगर हम तोड़ दें तो 2 की घाते 3, 2 की घाते 2 इंटू 3 की घाते 2 और इंटू 5 की घाते 3, यानी ये अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 भी है और 5 भी है, लेकिन ये हमारा यहां पर नहीं आता है। यानी 2 की घाते m, 5 की घाते n, इस प्रकार का अभाज्य गुणनखंड अगर है तो वो सतत आवर्ती कहलाता है, अन्यथा वो असत आवर्ती होता है। तो यहां पर ये केस हमारा असत आवर्ती हो गया, असतत आवर्ती। अगर हम इस केस की बात करते हैं 15/7, तो 15/7 इसका हर हमारा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/7 की घात 1। ये भी इस का पालन नहीं है, इसलिए भी हमारा गया असत आवर्ती, असतत आवर्ती। अगर हम इस 31 के तो ये होगा 40/2 की घाते 3 और 5 की घाते, ये जो फैक्टर है हमारा हर इस नियम का पालन कर रहा है। इसका मतलब ये परिसंख्या हमारी सतत आवर्ती कहलाती है, सतत आवर्ती यानी सतत आवर्ती। इस प्रकार से दी गई कि परिमेय संख्या का विभाजन कर सकती कौन सी संख्या हमारी असतत होगी और कौन सी संख्या सतत होगी, पे विषय जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए यूक्लिड जो एल्गोरिथम लेमा था, इस यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा से हमने HCF निकालने को बताया था। इसी HCF से संबंधित हमारा एक क्वेश्चन था कि LCM
LCM इंटू HCFO इज इक्वल टू होती है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। यानी अगर संख्याएं दिए दो संख्याओं का HCF या करना है तो HCF हम दो संख्याओं का यूक्लिड लेमा से निकाल सकते हैं, यूक्लिड लेमा। और यूक्लिड लेमा हमने बताया था कि A इज इक्वल टू, हम ये भी मान सकते हैं B इज इक्वल टू N इंटू A प्लस R, जहां पर R क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जब R की वैल्यू शून्य हो जाती तो वही संख्या हमारी HCF उसकी बनती है जाकर के। तो इससे हम अगर HCF निकाल लें और फिर दोनों संख्याओं के गुणनफल में HCF को हम भाग कर दें तो हमें LCM निकल आता है। तो LCM हो जाएगा प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बटे HCF। इस प्रकार से हम यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा की मदद से भी LCM भी ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम LCM निकालेंगे और बाद में जो है HCM निकाल लेते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है, जैसे देखिए प्रश्न है कि 65 और 117 का HCF हो, कह रहा है कि 65 यम माइनस 117 के द्वारा प्रकट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 आंसर दिए हुए इस पे। कह रहा 65 और 117 का HCF 65 m माइनस 117 के द्वारा प्रकट किया जाता है। अगर इसका हम यूक्लिड मेथड से लगाते हैं तो 2 इसका आता है HCF। तो इसका मतलब कि 65 m माइनस 117 बराबर 2, इसलिए 65 m बराबर 219 हो जाएगा। इसलिए m बराबर 119 बटे 65 अगर हम डिवाइड करते हैं तो लगभग 2 और 3 के बीच की संख्या मिलती है। यानी तो इसका m का मान हमारा कितना होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को जो है हम हल कर सकते हैं।